आज क्या क्या हुआ? इलेक्शन रैली में आए थे कशीदा, युवक ने फेंक दिया स्मोक बम, पीएम कशीदा को सुरक्षित वहां से निकाला गया। पीएम कशीदा को सुरक्षित निकाला गया। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। पीएम कशीदा ने उसके बाद अपनी स्पीच पूरी की। दूसरी जगह पर भी वो गए जहां पे उन्होंने अपनी स्पीच को दिया। दरअसल इस वक्त जापान में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं और उसी सिलसिले में एक रैली को संबोधित करने पीएम कशीदा गए हुए थे। अब शिंजो आबे की वो तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से शिंजो आबे पे हमला हुआ था। पूर्व पीएम शिंजो आबे 9 महीने पहले पहली गोली चलती है, मिसफायर होती है, फिर दूसरी गोली चलती है, शिंजो आबे के सीने में लगती है, पीछे से हमलावर गोली चलाता है और फिर शिंजो आबे की इलाज के दौरान जो है मौत हो जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर जापान के पीएम या दूसरे नेता लोगों के निशाने पर रहे हैं। और यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार जापान में पीएम और जो दूसरे बड़े नेता हैं, खासकर मेयर, वो ही निशाने पर क्यों हैं? इसके पीछे क्या पूरा खेल है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर आपको। जय हिंद राजेश जी। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, संजीव जी ने एक बात बड़ी अहम कही कि जापान में पीएम तक पहुंचना, पीएम के आसपास पहुंचना बहुत आसान दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ, जिस प्रकार से मैंने तमाम अब ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी कि किस प्रकार से बड़े नेताओं के पास वहां पे पहुंचना आसान है, और जिस प्रकार से आज कशीदा के ऊपर हमला हुआ, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा सर। क्या वहां पर पीएम की सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है? और दूसरी जो मैं समझना चाहूंगा कि क्या कशीदा पे जो हमला हुआ है उससे पहले शिंजो आबे के ऊपर जो हमला हुआ था उससे जापान ने कोई सबक नहीं सीखा है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है राजेश जी, और आपने बड़े ही दुरुस्त और बहुत बड़े ही सटीक आंकड़े दिखाए। और जहां तक बिल्कुल मेरे लिए भी बड़ी ताजुब की बात थी कि क्योंकि शिंजो पिछले साल जब वो मारे गए थे तो ये बहुत दुखद बात थी। और ये क्योंकि उनके रिश्ते भारत के साथ बहुत मजबूत थे और बहुत टाइम के बाद हमको सुना ऐसा कि जापान में ऐसा हादसा हुआ हो। आज फिर यहाँ के फुमियोशिदा के साथ हुआ है, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, हालांकि वो बच गए, शुक्र है इस बात का। तो हम देखते हैं इसका इतिहास, जैसे कि आपने बताया, चाहे जुलाई 1960 हो, चाहे अक्टूबर 1960 हो, चाहे जुलाई 1963 हो, जैसे आपने बताया, जैसे चाहे मार्च 1964 हो, चाहे जनवरी 1990 हो, चाहे अक्टूबर 2022 हो, चाहे अप्रैल 2007 आपने कहा था, जुलाई 2022 हो, चाहे कुछ भी, चाहे आज का तारीख हो। आज सुबह से मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग अलग नेशनल चैनल्स में इसी के ऊपर इसी मुद्दे बात कर रहा हूँ। अब बात ऐसी है, कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचना बड़ा सिंपल है। वो आम आपको दिखेंगे मॉल में शॉपिंग करते हुए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, साइकिल चलाते हुए दिखेंगे, टहलते हुए दिखेंगे, सैर करते हुए दिखेंगे, उन पे कोई खतरा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो मालूम है अगर किसी ने हमला किया और अगर वो पकड़े गए तो उनका वो एग्जाम्पल बनेगा जिसकी हद नहीं। दूसरी बात कि उनकी सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वो अगर वो बाकी कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आम चल रहे हैं मगर दूर से लोग नजर उन पे भी रखते हैं। अब जापान की बात रही, जापान में जी हाँ, बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसा लगता है कि उन तक पहुंचना बड़ा आसान है। कोई सिक्योरिटी कुछ बहुत लापरवाह कैजुअल तरीके से लोग ले रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जो हमलावर होता है, जो क्रिमिनल होता है या कोई चोर होता है, जिसको चोरी करनी है, किसी को हत्या करनी है, वो तो करेगा। कितने भी आप प्रबंध लगा दें, कितने भी प्रतिबंध लगा दें, कितनी भी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर ले, वो तो फिर भी घुसेगा। दूसरी बात इससे दर्शाता है उसकी विजिबल पावर। जो हमलावर था वो मतलब क्लियर आया था, सटीक मछली की आंख नजर आ रही थी उसको कि भाई मैं तो हमला करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। तो इसमें दोनों तरीके से ये बात अच्छी नहीं है। ये बात इससे दर्शाता है कि भाई जापान को अपने आप खुद काफी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का हुआ था 1984 में, हमारे ही प्रधानमंत्री थे जी, राजीव गांधी का हुआ था असैसिनेशन है श्रीलंका में। मतलब क्या इसका ये मतलब हुआ कि उनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी? नहीं, सिक्योरिटी तो उनकी भी अच्छी थी, सुरक्षा तो उनका भी अच्छा था। लेकिन देखिए बात ऐसी है, जहां पे घटना जिसको करनी होती है वो किसी भी रूप में आके सिक्योरिटी ब्रीच कर लेगा,
और ये मतलब जैसे आपने ये बात अंडर इन्वेस्टिगेशन है जरूर, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात है, नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई भी 9 महीने पहले ही सर, 9 महीने पहले ही पूरे पीएम शिंजो आबे पे हमला होता है। 9 महीने में क्या कुछ नहीं सीखा जा सकता है? मेजर मोहम्मद अली शाह। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये बात में पॉइंट है, क्योंकि उनको सीखना चाहिए था कि जब उनके पूर्व राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो अभी जो करंट इन चेयर ऑन ड्यूटी है प्रधानमंत्री, उनके साथ कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज मैं मानता हूं, और ये इतनी घृणा, इतनी डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी होंगी कि भाई क्या आप देखिए कि आप एक दूसरे की जान लेने के लिए चले हुए हैं लोग जी। धमाके हुए, पहले ऐसा लगा कि किसी ने युवा ने पाइप बम फेंका, उनके ऊपर धुआं हो गया, स्मोक बम, पहले कोई पाइप टाइप कोई सब्सटेंस फेंका, उसके बाद धमाके हुए, फटाफट एसओपी की तहत उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया, मगर कुछ चंद एक घंटों में वहां पे फुमुशिदिया वापस दोबारा आए और वापस उन्होंने अपना स्पीच पूरा किया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, लेकिन ये जो चीन के विदेश मंत्री किन गांग ने पैंतरा चला है, क्या हम इस लिहाज से जोड़ के देख सकते हैं कि चीन नहीं चाहता कि इस वक्त जो उसकी आर्थिक हालत है, जो इसकी इकोनॉमिक गड़बड़ा रही है, अमेरिका या यूरोप के देश कोई प्रतिबंध उस पर लगा दें? क्या उससे बचने की एक पैंतरा या चाल जो है चीन ने चली है? जी हाँ, एक तरीके से, क्योंकि चीन तो है ही चालबाज और वो बस धोखे देता है, दगाबाजी करता है। तो चीन की ये चाल है, चीन कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है। देखिए, कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है जी। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो देश कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हरकतें आपकी बताएंगी कि आपके शब्दों से ज्यादा। तो उनके विदेश मंत्री चीन के किंग कॉन्ग ने बोला है कि हालांकि हम न्यूट्रल हैं और हम चीन रूस को हथियार सप्लाई नहीं करेगी जंग लड़ने के लिए। मगर राजेश जी, आप देखिए नॉर्थ कोरिया का मैं एग्जांपल लेता हूं। नॉर्थ कोरिया में इतने सैंक्शन बने हुए हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन है, इतने प्रतिबंध हैं जी, उसमें ना कोई क्या कहा जाता है, ना कोई उस पिंजरे में चिड़िया अंदर आ सकती है, ना बाहर जा सकती है। फिर भी आज भी नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, टेस्टिंग करी, वो भी हाई ट्रेजेक्टरी के साथ जी। अब नॉर्थ कोरिया किंग जोंग उन को इतनी मदद आ कहां से रही है? अगर उन पे सैंक्शन लगे हैं, कॉमन सेंस की बात है, या तो वो इतने आत्मनिर्भर है, या तो उन्हें अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, या तो कोई बाहरी ताकत उनकी मदद कर रही है किसी तरीके से, चीटिंग करके, गैर कानूनी तरीके से। मेरा शक है राजेश जी कि नॉर्थ कोरिया को चीन मदद कर रही है, ये शक है मेरा। कोई पूरा सबूत इसके बारे में किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे अलावा बहुत लोगों को भी शक होगा। उसी तरीके से चीन अपने तरीके से, चलिए इमोशनल सपोर्ट भी बहुत होता है जंग के टाइम, जब हारे हुए होते हैं, पिटे हुए होते हैं। अरे आप खेल के मैदान में देख लीजिए, जो हार रहा होता है अगर वहां से एक धाड़ लगाए, कम ऑन राजेश, तो जोश बढ़ेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसी तरीके से चीन भलाई बोल दे कि वो रूस का साथ नहीं देगी, वो न्यूट्रल है, वो हथियार सप्लाई नहीं करेंगी, लेकिन अंदर खाने सब कुछ चल रहा है, चीन कर रहा है। पाक जनरल आसिम मुनीर को लेकर बड़ा खुलासा। करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं जनरल मुनीर। 216 करोड़ की संपत्ति के मालिक जनरल मुनीर। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के पास 1290 करोड़ की संपत्ति। पाक जनरल आसिम मुनीर को लेकर बड़ा खुलासा। करोड़ों की संपत्ति के मालिक जनरल मुनीर। 216 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं जनरल मुनीर। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के पास 1290 करोड़ की संपत्ति। अब ग्राफिक्स, उसके जरिए डिटेल से जानकारी, फिर एक्सपर्ट्स के पास। मुनीर के पास 216 करोड़ की संपत्ति। 2019 से 2021 गुजरांवाला कोर कमांडर रहे। मुनीर पर 90 करोड़ की उगाही का वहां पर आरोप लगा है। मास्टर टाइल्स के सीईओ ने आरोप लगाया है 90 करोड़ मांगने का। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के पास 1290 करोड़ रुपए। पाकिस्तान छोड़ सऊदी अरब में बाजवा, और मैं सीधा मेजर मोहम्मद अली शाह के पास। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, सेना में आपने बहुत सर्व किया सर, हमने भी बहुत सर्व किया, यूके देवनाथ सर ने भी लंबा सर्व किया। क्या 200 करोड़ रुपए मिल जाते हैं सर फौज में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कहां से आते हैं? अगर किसी ने अपने देश को बेच खा गया होगा कोई पाकिस्तान में, तो अलग बात है, नहीं तो कहां पे, सपने में भी नहीं जी। तो कहां से आते हैं सर ये पैसे? कौन दे रहा है जनरल मुनीर को? या तो इसने अपने देश को बेच खा गया है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं बड़ा एग्जाम्पल से। पहले जो चीफ थे जनरल बाजवा, उनकी जो बीवी थी,
वो 2014 से पहले इनकम टैक्स भी नहीं फाइल करती थी, यानी कि उनकी इतनी भी आमदनी नहीं थी, इतने भी एसेट्स नहीं थे। सडनली अचानक से क्या हो गया, जनरल बाजवा के पास इतनी संपत्ति आ गई और वो बोलते हैं कि वो 2014 में अपने टैक्स रिटर्न में मेंशन करना भूल गए, संपत्ति के बारे में भूल गए। अरे कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, क्या समझ रखा है आवाम को, जनता को। ये पाकिस्तान की असल में प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो बेचारे और गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो एक दिन का एक खाना नसीब होता है उनको, एक रोटी, तो आधी रोटी अब नसीब ही नहीं हो रही है। अब ये नौबत आ गई है उनकी। अब ये जनरल आसिम मुनीर की संपत्ति आप देखिए, 90 करोड़ के कर्जे में। अरे 90 करोड़ के कर्जे में। भाई मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, फौज छोड़ने के बाद। अब आप देखिए वहां पे भी मैंने इतने पैसे नहीं सुने। पाकिस्तान के जनरल के तो बड़ी लॉटरी लग गई, या तो लॉटरी लगी होगी और क्या, बिल्कुल सर, लॉटरी लगी होगी और क्या, कहा इतने संपत्ति ले। 100% इन्होंने देश को बेच खाया हुआ है। 100% ये पूरा पैसा उग्रवाद का है। पाकिस्तान की सेना उग्रवादियों को मैं अलग नहीं मानता, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे हैं। और जैसे कि 1999 में आपको याद है ना, ये पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की तरह आई थी, चोर छुपों की तरह, मफ्ती में, सिविल ड्रेस में, घुसपैठियों की तरह। मैंने जनरल वीपी मलिक साहब का इंटरव्यू किया है और जनरल मोहिंदर पुरी का भी इंटरव्यू किया है, कारगिल के टाइम पे जो वहां पे जीओसी थे। जी पूरा बताया, पूरा वाकया कैसे ये घुसपैठियों की तरह आए, ठीक है, चोर छुपे, बिल्कुल चोरों की तरह। जी।